नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है प्रांतीय शक्तियों का उत्थान अर्थात मैसूर राज्य का उदय। जैसे मुगल जो साम्राज्य जब विघटन हुआ उसके बाद जो निम्न स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए जैसे मैसूर, पंजाब, हैदराबाद वगैरह, हम उस पर अध्ययन करेंगे। इसलिए मैसूर का सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। मैसूर राज्य हैदर अली द्वारा स्थापित किया गया और उससे पहले मैसूर राज्य पूर्व में विजयनगर राज्य के अधीन था। 1565 में तालीकोट के युद्ध में विजयनगर राज्य का पतन हुआ और 1612 में विजयनगर के राजा वेंकट द्वितीय ने एक व्यक्ति जिसका पूरा नाम राजा वाडियार था को मैसूर राजा की उपाधि दी। 1732 में एक अल्पवयस्क राजकुमार इमादी कृष्णराज वाडियार वंश का राजा हुआ और 1731 और 34 के बीच दो भाइयों देवराज जो मुख्य सेनापति था और नंदराज जो राजस्व वित्त अध्यक्ष था ने राजा की शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। मराठों ने 1753, 54, 57 और 59 में मैसूर प्रदेश पर आक्रमण किए। जिससे रोकने में मुख्य सेनापति देवराज असफल रहा। ऐसे समय में हैदर अली सामने आया और 1761 तक वह मैसूर का वास्तविक शासक बन बैठा। हैदर अली के बारे में हम जानते हैं कि उसका जन्म 1727 में या 1722 में हुआ। उसका पिता फतेह मोहम्मद मैसूर की सेना का एक अधिकारी था और हैदर अली सेना में भर्ती हुआ। उसके पराक्रम से और उसके कौशल से प्रभावित होकर नंदराज ने उसे डिंडुगल दुर्ग का फौजदार बना दिया था। तो मैसूर का जो डिंडुगल दुर्ग था उसका सूबेदार या फौजदार हैदर अली को बनाया गया। उस समय मैसूर का जो दीवान था वो खांडेराव था और उसे राजमाता हैदर अली और खांडेराव ने सहायता दी और उसने नंदराज को पराजित कर दिया। परंतु हैदर अली ने शासन सत्ता राजमाता को सौंपने के स्थान पर स्वयं के हाथों में केंद्रित कर ली और दीवान खांडेराव को कैद कर दिया। लेकिन अभी हैदर अली कृष्णराज के नाम से ही शासन करता रहा। 1750 में हैदर अली के हाथों में हैदराबाद का कोष आ गया और 1776 में मैसूर के राजा कृष्णराज की मृत्यु के बाद हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि हैदर अली मैसूर का शासक किस प्रकार बना और सुल्तान की उपाधि उसने धारण कर ली। हैदर अली ने मैसूर की सेना का आधुनिकीकरण किया और उसने फ्रांसीसियों की सहायता से अपनी सेना को आधुनिक बनाया और यूरोपीयन कर दिया, उसका यूरोपीयनकरण कर दिया। तो जिससे देखते हैं कि उसकी सेना आधुनिक हो गई और डिंडीगल जो दुर्ग था डिंडीगुल उसमें उसने अपना शस्त्रागार को स्थापित कर दिया। 1764, 1766, 1777 में हैदर अली की मराठों से हार हुई, परंतु 1772 में मराठों के योग पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु जब हो गई तब उसने अपने खोए हुए प्रदेश जो थे बेलारी, कुड़प्पा, गुरी, कुरनूल आदि प्राप्त कर लिए। तो इस तरह देखते हैं कि हैदर अली अपने जो राज्य को है या अपने हारे हुए प्रदेशों को पुनः मराठों से प्राप्त कर लिया। तो अब अंग्रेज़ों के साथ हैदर अली के किस प्रकार से संबंध रहे, जैसे हम देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1766 से 1769 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो 1765-66 में अंग्रेज़ों, निज़ाम और मराठों ने हैदर अली के विरुद्ध एक संघ बनाया जिसको त्रिगुट संघ कहते हैं कि हैदर अली के विरुद्ध ये बना अंग्रेज़, मराठे और निज़ाम। और अंग्रेज़ों ने इस सहायता के बदले निज़ाम को उत्तरी सरकार के प्रदेश देने का वादा किया।
तो उत्तरी सरकार के प्रदेश के बदले निज़ाम ने हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज़ों की सहायता की और सर्वप्रथम 1766 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली ने कूटनीति से मराठों को 35 लाख रुपए देकर, जिसमें 18 लाख रुपए नगद थे और 17 लाख के बदले उसने कोलार का जिला दिया। ऐसा देकर उसने 35 लाख रुपए देकर मराठों को वापस लौटा दिया। तो ये हैदर अली की एक कूटनीति थी। लेकिन जब निज़ाम ने देखा कि मराठा सेना लौट रही है तो उसने भी हैदर अली से अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1767 में संधि कर ली, परंतु 1768 में उसने पुनः अंग्रेज़ों से संधि कर ली। हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और उसके पुत्र टीपू ने मंगलौर को जीत लिया। हैदर अली ने कर्नल वुड को पराजित करके मद्रास में घेर लिया। भयभीत अंग्रेज़ों ने हैदर अली से 4 अप्रैल 1769 में एक संधि कर ली, जिसमें अंग्रेज़ और हैदर अली दोनों एक दूसरे के प्रदेशों को लौटा देंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे, ऐसा वचन दिया गया। इस समय बंगाल में जो गवर्नर था वो वलसड था और जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वह संपन्न हुआ। तो इस तरह देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में दोनों का पलड़ा भारी रहा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हम देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ और हम देखेंगे 1771 में मराठों ने पुनः हैदर अली पर आक्रमण किया। हैदर अली ने 1769 की संधि के अनुरूप अंग्रेज़ों से सहायता मांगी, पर अंग्रेज़ों ने सहायता नहीं दी। फ्रांसीसी थोड़े सहायक सिद्ध हुए, फ्रांसीसियों ने उसे सहायता दी। कुछ सैनिक सामान हैदर अली के मालाबार तट में स्थित फ्रांसीसी बंदरगाह माही द्वारा मैसूर दिया जाता था। तो हैदर अली अब अंग्रेज़ों का कट्टर शत्रु हो गया, क्योंकि मराठों के विरुद्ध अंग्रेज़ों ने संधि के अनुरूप उसे सहायता नहीं दी। 1779 में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, जिसमें फ्रांसीसी अमेरिकी की ओर से ब्रिटेन के विरुद्ध लड़े। उस समय जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, और हैदर के मालाबार क्षेत्र में स्थित फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर उसने अधिकार कर लिया। ये हैदर अली को एक चुनौती थी, क्योंकि हम देखते हैं कि हैदर अली के राज्य में माही बंदरगाह था और अंग्रेजों ने उस पर अधिकार कर लिया था। इन दिनों अंग्रेज और मराठों में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था और निज़ाम भी अंग्रेज़ों से अप्रसन्न था। निज़ाम, मराठे और हैदर ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया और जुलाई 1780 में कर्नल बैली को सेना सहित मार डाला। हेक्टर मुनरो सेना सहित भाग गया और हैदर अली का अर्काट पर कब्जा हो गया। इस बीच अंग्रेज़ों ने मराठे व निज़ाम और हैदर से अलग कर दिया। बंगाल से आयरकूट के नेतृत्व में सेना मद्रास आई और नवंबर 1781 में हैदर अली पोर्टोनोवो के युद्ध में पराजित हुआ, लेकिन हैदर अली ने अगले वर्ष कर्नल बेथवर्थ को हराकर बंदी बना लिया। संयोगवश 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पुत्र टीपू ने युद्ध जारी रखा, पर कोई निश्चित फैसला नहीं हो पाया। अंत में टीपू और अंग्रेज़ों के बीच मार्च 1784 में मंगलौर की संधि हो गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस लौटाने का निश्चय किया। इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो हम देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी बिना किसी निर्णय के समाप्त हुआ और दोनों ने एक दूसरे के प्रदेशों को लौटा दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा जो युद्ध था 1790 से 1792 तक चला। टीपू अंग्रेज़ों को भारत से पूरी तरह निकालना चाहता था और इसके लिए उसने अपना प्रतिनिधि मंडल तुर्की व फ्रांस भी भेजा था।
1784-85 में उसने गुलाम अली खां को तुर्क की राजधानी कुस्तुनतुनिया भेजा और 1797 में फ्रांस भेजा, लेकिन उसे कोई ऐसी सहायता नहीं मिली जो वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध जारी रख सके। टीपू ने दिसंबर 1789 में अंग्रेज़ों के मित्र राज्य त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। गवर्नर जनरल इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उसने 1 जून 1790 को निज़ाम से व 4 जुलाई 1790 को मराठों से टीपू के विरुद्ध संधियां की और दोनों ने अंग्रेज़ों को टीपू के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया। अंग्रेज़ों ने और जीते हुए प्रदेशों को दोनों को देने का वचन दिया। तो 2 वर्ष तक टीपू इन दोनों के आक्रमण का प्रतिरोध करता रहा और अंत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्वयं आना पड़ा। वह वेल्लूर को जीता, अंबूर को जीता और मार्च 1791 में उसने बेंगलोर को जीत लिया। टीपू को उसकी राजधानी रंगपट्टनम में घेर लिया गया। अंत में टीपू ने विवश होकर श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में अंग्रेज़ों से कर ली, जिसके अनुसार उसे अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों, मराठों व निज़ाम को देना पड़ा। अंग्रेज़ों को 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार मिला। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला। निज़ाम को पन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा और अपने 2 पुत्रों को अच्छे व्यवहार करते रहने के लिए गारंटी के रूप में अंग्रेज़ों के पास रखना पड़ा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की यह बहुत बड़ी विजय थी। 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल रहा। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी रहा। अब हम देखें कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और 1798 में जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बना तो उसने अपनी विस्तारवादी नीति जारी रखी। उसने टीपू पर दोष लगाया कि वह निज़ाम, मराठों व अन्य विदेशी शक्तियों अरब, तुर्की, मॉरिशस व फ्रांसीसियों से अंग्रेज़ों के विरुद्ध वार्ता या संधि कर रहा है। तो उसने विदेशी शक्तियों से टीपू के संबंधों पर का दोष लगाया। टीपू ने अपनी सफाई दी, लेकिन उसकी जो उसने सफाई दी उसको वेलेस्ली ने स्वीकार नहीं किया। 1799 में वेलेस्ली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसमें सहायक संधि की शर्तों में हम देखते हैं कि अंग्रेजी सेना को अपने राज्य में रखना पड़ेगा शासक को, और सारी अधीनता को स्वीकार करना पड़ेगा, और जो जितने भी विदेश संबंध है वो अंग्रेज़ों द्वारा किए जाएंगे, न कि देशी शासक द्वारा। तो इस तरह की जो अपमानजनक संधि थी, सहायक संधि, उसका प्रस्ताव 1799 में टीपू के पास भेजा गया, जिसे टीपू ने अस्वीकार कर लिया। फरवरी 1799 में वेलेस्ली ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और कंपनी की सेना ने टीपू को 5 मार्च 1799 को सिद्धेश्वर तथा 27 मार्च 1799 को मल्लावल्ली में पराजित किया। 7 अप्रैल 1799 को कंपनी की सेना ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया और 14 मई 1799 को टीपू श्रीरंगपट्टनम में वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। यह टीपू का पतन था। अंग्रेज़ों ने टीपू के राजमहल व नगर को जी भर के लूटा। टीपू के परिवार के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम, कनारा, कोयम्बटूर, धारापुरम, वेनाड व मैसूर का संपूर्ण समुद्री तट अपने प्रदेश में विलय कर लिया। गुंटी, गोरमकोंड व चित्तलदुर्ग निज़ाम को मिले। मराठों ने अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया। मैसूर का शेष भाग, जो मध्य मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है, मैसूर के पुराने हिंदू राजवंश के 2 वर्षीय वारिस कृष्णराज वाडियार तृतीय को दिया गया और मैसूर के साथ सहायक संधि कर ली गई।
कंपनी को 22 लाख रुपए वार्षिक देने का वचन दिया गया। तो लॉर्ड वेलेस्ली की ये बहुत बड़ी जीत थी कि उसने टीपू को पराजित करके मार डाला। अब हम देखें कि टीपू सुल्तान का संक्षिप्त जीवन किस प्रकार से रहा। टीपू का जन्म 20 नवंबर 1749 में एक मुसलमान फ़कीर मस्तान औलिया के आशीर्वाद से हैदर अली की पत्नी फ़ातिमा के गर्भ से हुआ और उसे सुल्तान की संज्ञा दी गई। उसका पूरा नाम टीपू सुल्तान था और उसे उच्च शिक्षा दीक्षा दी गई। वह पालकी में बैठना पसंद नहीं करता था। वह नवीकरण और आधुनिकीकरण का पक्षपाती था। वह फ्रांसीसी क्रांति के एक घटक दल जैकूबी दल का सदस्य बना था। इस अवसर को मनाने के लिए उसने 2300 तोपों के गोले व 500 हवाई रॉकेट चलाए। यह कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। अपने आप को वह सिटीजन टीपू या नागरिक टीपू कहने लगा। अंग्रेजी इतिहासकारों ने उसके प्रदेश के खुशहाली, समृद्धि, कृषि और नगरीकरण की तारीफ की है। टीपू एक आधुनिक टीपू था। टीपू ने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी और अपने नाम के सिक्के उसने चलाए। महीनों के नाम हिंदू नामों के स्थान पर उसने अरबी नामों का प्रयोग किया और नया पंचांग प्रारंभ किया। साम्राज्य लेखकों ने टीपू को एक सीधा साधा दैत्य व धर्मांध शासक बताया, जो सत्य नहीं है। टीपू ने 1791 में मराठा आक्रमण से टूटे श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत के लिए व शारदा मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया था। चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू 14 मई 1799 को लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। तो हम देखते हैं कि टीपू के शासन की जो मुख्य बातें थी वह क्या थी। टीपू के प्रशासन में प्रधानमंत्री या वजीर का पद नहीं होता था। 7 मुख्य विभाग थे जो मीर आसिफ के अधीन होते थे, जो स्वयं टीपू सुल्तान के प्रति उत्तरदायी थे। 1784 में टीपू ने अपने साम्राज्य को 7 प्रांतों में बांट दिया, जिन्हें आसफ टुकड़ी कहते थे। बाद में इन प्रांतों की संख्या 17 हो गई। प्रांतों में मुख्य अधिकारी आसिफ तथा फौजदार होते थे। टीपू ने जागीरदारी प्रणाली को त्याग कर कृषक सरदार से सीधा संपर्क स्थापित किया। उसने कर मुक्त इनाम भूमि पर अधिकार कर खिराज भूमि में वृद्धि की और जमींदारों के पैतृक अधिकारों को जब्त कर लिया। तो हम देखते हैं कि टीपू ने भी अलाउद्दीन खिलजी की भांति जो कर लेने वाले अधिकारी थे उनके अधिकारों या विशेषित अधिकारों को समाप्त कर दिया और उनसे भी भूमि कर को वसूला। भूमि कर 1/3 से 1/2 अर्थात 33% से 50% तक होता था। टीपू ने अपनी पैदल सेना का अनुशासन यूरोपीय नमूने से निर्धारित किया और उसने फ्रांसीसी कमांडरों को सेना के प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया। उसने एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी भी तैयार की। 1796 में टीपू ने एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। 22 युद्धपोत और 20 बड़े फ्रिगेट बनाने की योजना उसने बनाई, पर यह योजना कार्यवत नहीं हो सकी। तो हम देखते हैं कि टीपू एक सुधारवादी राजा था। उसने अपनी सेना का आधुनिकीकरण तो किया ही, साथ ही वह स्वतंत्रता का, समानता का पोषक भी था। जैसा कि हम देखते हैं कि उसने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था और स्वयं को नागरिक टीपू भी कहा था। थैंक यू।